हेलो, वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग RO 2023 के प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस शेड्यूल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, जिसके अंतर्गत हम लोग मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और ऐसी संभावना है कि RO के प्रीलिम्स में भी पूछे जाएँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने लिंक दे रखी है, उस पर आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो पहला है चित्रित धूसर बर्तन, बी ऑप्शन है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड, और डी है काले और लाल बर्तन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। तो भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड द्वितीय शहरीकरण अवस्था का प्रारंभ काल है। इस मृदभांड को सापेक्षाकार NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं। NBPW काल में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरू रंग के मृदभांडों के साथ, या उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। तो भारत में सबसे पुराना लौह युग का संबंध चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछत्र, अतरंजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। तो लौह युग का संबंध चित्रित धूसर मृदभांडों से। अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु या वासुदेव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, राइट आंसर है सी, इसका बिंबिसार। तो मगध के उत्थान के लिए जो प्रथम शासक उत्तरदायी था वो था बिंबिसार। व्याख्या देख लेते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसे चंद्रप्रद्योत अवंतिका शासक की सेवा में अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। तो अगला क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। चरवाक, कौटिल्य, पाणिनि या कपिल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी, पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण एवं हिंदू महर्षि थे। इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर एक व्यवस्थित व्याकरण की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उसका राइट आंसर है डी, अरस्तु। तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। ये क्वेश्चन SSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2005 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, अजातशत्रु।
तो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजातशत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, मैसेडोनिया में, बेबीलोन में या तक्षशिला में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, बेबीलोन में। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं पीछे। अगला क्वेश्चन है सुलेखन क्या होता है। पहला सुंदर हस्तलेख, मूर्तिकला, शिलालेखों पर नक्काशी, चित्रकला का उन्नत ढंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सुलेखन का संबंध सुंदर हस्तलेख से है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में खोज सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, संस्कृत। तो यहाँ पे खोत नहीं होगा, यहाँ पे खेत होगा। खेत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे खोत नहीं होगा, यहाँ पे स्रोत है। स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक या दर्शन शास्त्र का जनक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए, इतिहास का जनक। अगला क्वेश्चन है सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। रावी, सतलज, झेलम या चिनाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, झेलम। तो सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के तट पर युद्ध किया था। व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर और राजा पुरु के मध्य झेलम नदी के पास हाइडे स्पीच नामक जगह पर हुआ, जिसके बाद इस युद्ध को हाइडे स्पीच युद्ध कहा गया। इसमें सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया, किंतु राजा पुरु की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस लौटा दिया। इस युद्ध ने यूनान और भारत के बीच स्थल मार्ग की खोज की और दो प्राचीन संस्कृतियों को समीप ला दिया। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर था सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडे स्पीच में, पानीपत में, झेलम में या तराइन में। तो हमें स्थान बताना है कहाँ पे इनके बीच लड़ाई हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है ए, हाइडे स्पीच में। तो सिकंदर और पोरस ने झेलम नदी के तट पर हाइडे स्पीच नामक स्थान पर लड़ाई लड़ी थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरुस ने सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडे स्पीच नदी के किनारे, नदी नहीं होगा स्थान होगा यहाँ पे, तो इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया, उससे मित्रता कर ली। हाइडे स्पीच को वर्तमान में झेलम नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। काशी, मिथिला, उज्जैनी या पाटलिपुत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, मिथिला। तो प्राचीन भारतीय 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था मिथिला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर मिथिला में था। प्रसिद्ध गार्गी यज्ञवालक के संवाद मिथिला नरेश जनक के दरबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम के अनुसार लिखिए। तो हमें इनका कौन पहले आया और कौन सबसे बाद में गया है वो राजवंश का क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले इसका जो वंश होगा वो होगा हर्यक वंश, जिसका काल था 545 BC से लेके 412 BC। BC मीन्स ईसा पूर्व। उसके बाद जस्ट आता है शिशुनाग वंश। पहले आएगा
हर्यक वंश, फिर शशांक वंश, उसके बाद आता है नंद वंश और फिर आता है मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर देख लेते कहाँ है। इसका राइट आंसर है ए, चौथा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद आएगा हमारा शशांक वंश, फिर आएगा नंद वंश और सबसे लास्ट में आएगा हमारा मौर्य वंश। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। तो प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय के अंतर्गत कौन कौन से चिकित्सक आते हैं वो हमें बताना है। चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, चरक, वात्सायन या वाग्भट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है सी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय के अंतर्गत आते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धहस्त थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या विष्णुगुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध के उपरांत हुए संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह के दहेज के रूप में एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेमिसदाई के क्षेत्रों को दिया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजवंश का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या निर्देशित लोकतंत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तीसरी बौद्ध परिषद के बाद, कलिंग युद्ध के बाद या उसका बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद या सीलोन को उसका मिशनरी भेजने के बाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, कलिंग युद्ध के बाद। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष, यहाँ पे भेरी घोष होगा, भेरी घोष नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था। अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था। इसका राइट आंसर है ए, अजातशत्रु। इसका संबंध हर्यक वंश से था, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मौर्य वंश का शासक नहीं था, इसका संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और अजातशत्रु इसका पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, मौर्य वंश। तो इन सभी
दिए गए ऑप्शन में सबसे प्राचीन जो वंश है वो है मौर्य वंश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए राजवंशों में प्राचीनतम मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व का इसका शासनकाल रहा। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से की थी। महान सम्राट अशोक इसी राजवंश का था। कण्व राजवंश 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक, कुषाण राजवंश 15 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी तक, जबकि गुप्त राजवंश 319 से लेकर 550 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? यह एसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2002 और 2012 में पूछा जा चुका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, मौर्य राजा अशोक। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनकी व्याख्या उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसे महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6 या रॉक एडिक्ट 13? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो रॉक एडिक्ट 13 में मिलता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी शासक ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्संग या फैयान? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, मेगास्थनीज। तो भारत का दौरा सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस नेक्टर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य विभिन्न समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? कौटिल्य, सेल्यूकस नेक्टर, मेगास्थनीज या जस्टिन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, मेगास्थनीज। तो ये भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत बन के आया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है? आयत सिंह ने, मेगास्थनीज ने, फैयान ने या हेनसांग ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, मेगास्थनीज ने। तो इंडिका नामक पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंदालिका, चारुलता, गौतमी या करवाकी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, करवाकी। तो सम्राट अशोक की पत्नी करवाकी ने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। करवाकी से अशोक बहुत प्रभावित था। अशोक की यह एकमात्र पत्नी है जिसका उल्लेख कौसंबी स्तंभ लेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह एसएससी स्नातक परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है बी, उपगुप्त। तो अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त के से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निक्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म को दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय या हर्षवर्धन के समय?
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, अशोक के समय। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का जो आगमन है वो अशोक के शासनकाल के समय हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। निगलीब या निगाली सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया और यहाँ कनक मुनि एक पौराणिक बुद्ध के स्तूप को समर्पित और दुगुड़ित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, तक्षशिला। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध तक्षशिला से है। वो तक्षशिला के आचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC, 232 BC, 263 BC या 240 BC? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए, 261 BC अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपने राजवंश राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वां राज्यादेश, खुदाई से या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से पता चलता है कि अशोक कलिंग युद्ध का प्रभाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र इनमें से कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मौर्य वंश के शासनकाल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। इसका वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शूरसेनी, मागधी या अंगिका? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, अर्धमागधी। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। राजा अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया। इस अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेखों को अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने या पुष्यमित्र ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। इसका राइट आंसर है बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य तथा चाणक्य ने की थी। मूलतः राजनीति शास्त्र से इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकाफ या 1837 जेम्स प्रिंसेप? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, 1837 जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर महादेव द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार DR भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र या नीतिशास्त्र? तो बताइए इसका कौन सा आंसर राइट होगा।
इसका राइट आंसर है सी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का संबंध राजतंत्र से है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकार विभाग, जबकि 180 प्रकरण उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं। राजतंत्र के बारे में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक के समय, महाकश्यप उपाल या शबकामी? तो बताइए तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, अशोक। तो तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। इसमें अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था तथा इस पिटक का ग्रंथ कथावस्तु का संकलन किया गया। इस संगीत में स्थाविर संप्रदाय का ही बोलबाला था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या तोसली? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी, तक्षशिला। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। व्याख्या देख लेते हैं। बिंदुसार 298 ईस्वी में मगध का राजा बना था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग वंश, कण्व या नंद वंश? तो बताइए मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन सा वंश आकर मगध पर शासन किया था? बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, शुंग वंश। तो मौर्य वंश के तत्काल बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। व्याख्या देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो बताइए ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच।